नमस्कार। हिंदी विद के अवस्थी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के जो एक हमारी श्रृंखला चल रही है, उसमें पिछले वीडियो में हमने आपको छायावादी युग के बारे में बताया था। आज हम प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। क्लास शुरू करने से पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार छायावादी प्रवृत्तियां कैसे धीरे धीरे प्रगतिवाद और कालांतर में प्रयोगवाद में परिवर्तित हो गई। तो सबसे पहले हम छायावादी युग के काव्य पर थोड़ा विचार करेंगे। छायावादी काव्य या छायावादी काव्य की जो चेतना थी वो कल्पना प्रधान थी, या ये कहना चाहिए अगर थोड़ा साहित्यिक भाषा में कहें तो साहित्य की जो धारा थी वो कल्पना के शिखरों को छू रही थी, यथार्थ के धरातल से बहुत दूर थी। जब वो चिंतन धारा धीरे धीरे कल्पना के शिखरों से उतरकर यथार्थ के धरातल पर आई, तब प्रगतिवाद का उदय हुआ। या ये भी कह सकते हैं कि छायावाद का काव्य पीड़ा का काव्य था, निराशा का काव्य था। व्यक्तिगत पीड़ा, व्यक्तिगत निराशा कल्पना के पंख लगा करके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के आकाश में विचरण कर रही थी। वहां जो यथार्थ समाज की स्थिति थी उससे वो वंचित थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब गांधी जी के प्रभाव से यहाँ धीरे धीरे जो उनके असहयोग आंदोलन या तमाम जो ऐसी नीतियां चल रही थीं जिनसे युवा वर्ग धीरे धीरे असंतोष का स्वर जागृत हो रहा था उसके अंदर। परिस्थितियां जब बदलती हैं तो उसके कई कारण होते हैं। रूस की क्रांति हुई या उसके बाद में जो मार्क्सवादी विचारधारा आई, तो मार्क्सवादी विचारधारा के फलस्वरूप ही प्रगतिवाद का उदय हुआ। कार्ल मार्क्स जो शोषित वर्ग था उसका बहुत बड़ा नेता था। उसने पाश्चात्य देशों में जो मजदूर संगठन थे उनको शोषक वर्ग से मुक्त कराने का प्रयास किया। जो सर्वहारा समुदाय था, मजदूर वर्ग था, वो धीरे धीरे जागृत होना प्रारंभ हुआ। फलतः जब पाश्चात्य देशों में ऐसी स्थितियां बनी तो भारत उन स्थितियों से कैसे दूर रह सकता था। पेरिस में सन 1935 में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना हुई। उसके परिणाम स्वरूप भारत में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। लखनऊ में उसका पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। वहीं से धीरे धीरे लेखकों के अंदर नई विचारधाराएं जन्म लेने लगी। नई विचारधाराएं तो हमेशा जन्म लेती हैं, चाहे वो भारतेंदु युग से द्विवेदी युग रहा हो या द्विवेदी युग से छायावादी युग रहा हो या छायावाद से प्रगतिवाद रहा हो। लेकिन प्रगतिवाद की जो कविता थी वो धीरे धीरे मनुष्यों से जुड़ने लगी, मजदूरों से जुड़ने लगी, समाज के वंचित लोगों से जुड़ने लगी, बेसहारा लोगों से जुड़ने लगी, अनाथ लोगों से जुड़ने लगी। और जब इन सारे वर्गों का वर्णन कविताओं में होने लगा, उनकी पीड़ा, उनका दुख दर्द ये कविताओं में आने लगा, तभी प्रगतिवाद का उदय हो गया। चलिए सबसे पहले हम प्रगतिवाद और उसके बाद में प्रयोगवाद की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जहां प्रगतिवाद है ये 1938 से लेकर के 1943 तक इसका समय माना गया है। इसकी विशेषताएं क्या हैं? क्रांति की भावना। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि गांधी जी जो स्वभाव से बहुत ही नरम दल के नेता थे, उनका अहिंसा मूल अस्त्र था। वो कभी नहीं चाहते थे कि भारत की आजादी के लिए क्रांति का मार्ग अपनाया जाए, ऐसी क्रांति का मार्ग अपनाया जाए जहां खून खराबा हो, मार काट हो। जबकि कुछ युवा वर्ग ऐसे थे जो सठे साठम समाचरित की भावना से प्रेरित थे। उनको भारत का क्रांतिकारी दल का नेता माना जाता था, जैसे चाहे वो चंद्रशेखर रहे हों, भगत सिंह रहे हों, और उनसे प्रेरणा लेकर के
जो भारत का युवा वर्ग था वो असंतुष्ट था। दूसरी ओर पूंजीवाद की जो व्यवस्था थी वो मजदूरों को और शोषितों को शोषण कर रही थी, उनका खून पी रही थी, उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी। अकाल चारों तरफ ऐसा वातावरण बन गया था जहां गरीब व्यक्ति निरंतर गरीब होता जा रहा था। तो युवा वर्ग में क्रांति की भावना आना स्वाभाविक था। तो वही क्रांति की भावना इस युग की पहली विशेषता है। शोषितों की दुर्दशा का चित्रण। हमने कहा कि मार्क्सवाद की जो विचारधारा का प्रभाव था उसके फलस्वरूप जो मजदूर वर्ग था, असहाय वर्ग था, उसने कविता में स्थान लिया और उनकी दुर्दशा का चित्रण होने लगा। मार्क्सवाद का पूरा पूरा प्रभाव आया, सामाजिक विषमताओं का चित्रण होने लगा। आपने दिनकर की एक कविता पढ़ी होगी जहां उन्होंने लिखा है कि स्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बच्चे अकुलाते हैं, मां की छाती से चिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। कितनी बड़ी विषमता है। एक ओर जहां देखिए कि कुत्तों को इतनी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, दूसरी ओर गरीब असहाय उनके बच्चे जिनके पास वस्त्र नहीं है पूरी पूरी रात मां की छाती से चिपट करके जाड़े की रात बिता रहे हैं। ऐसी विषमताओं का चित्रण इस युग में किया गया। प्राचीन रूढ़ियों और मान्यताओं का विरोध हुआ, मानवतावादी प्रवृत्ति जागृत हुई। मानवतावादी प्रवृत्ति क्या है? एक मानव जब दूसरे मानव के हित की सोचता है वही मानवतावादी प्रवृत्ति है। ये विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की। अब हम चलते हैं प्रयोगवाद की ओर। 1943 से लगभग 1954 तक का जो युग है वो प्रयोगवाद का युग है, जहां अज्ञेय का प्रभाव सर्वाधिक रहा है। इसकी पहली विशेषता अति यथार्थवाद, जहां कविता में जमीनी धरातल को लिखा गया, कोई कल्पना नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, जो समाज की वास्तविकता है, यथार्थ क्या है, कैसे मजदूर, कैसे किसान, कैसे असहाय, कैसे बेसहारा व्यक्ति जीवन जी रहा है, उस यथार्थ को लिखा गया, वही यथार्थवाद है। कुंठा और निराशा का स्वर। वर्तमान की जो सरकार की व्यवस्थाएं थी, विदेशी शासन की जो व्यवस्थाएं थी, या जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उसके प्रति जो आक्रोश था वो कुंठा और निराशा का स्वर था। विद्रोह की भावना, जब सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवस्थाएं नहीं थी तो वहां पर विद्रोह की भावना होना स्वाभाविक है। व्यंग्य एवं कटुक्तियों का प्रयोग। आपने नागार्जुन को अगर पढ़ा हो, नागार्जुन ने एक बड़ी सुंदर कविता लिखी है, घुन खाए सहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है, आले पर बिस्तुया नाचे। तो ये शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा करारा प्रहार किया गया है। उन्होंने अन्य भी कविताएं लिखी हैं, उनकी एक कविता मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिसमें उन्होंने उसी युग के यथार्थ को बड़ा, जब अकाल पड़ा और अकाल में उन्होंने जो कविता अकाल पर लिखी थी वो भी बहुत यथार्थ को प्रकट करती है। उन्होंने लिखा कि बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, बहुत दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, बहुत दिनों तक चूहों की भी हालत रही पलस्त। उस युग में अकाल में, उस दुर्भिक्ष में समाज की क्या स्थिति थी उसको प्रकट करती हुई उनकी वो कविता है। प्रतीकात्मकता एवं लाक्षणिकता। प्रतीकात्मकता उसको कहते हैं जब यथार्थ से दूर किसी प्रतीक के माध्यम से अपनी बात को कहा जाए। तो इस युग में प्रतीकात्मकता और लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है। घोर वैयक्तिकता, व्यक्तिगत कविता लिखी गई, व्यक्ति के जीवन को लेकर के कविता लिखी गई। वो कविता नदियों की कलकल में भी व्यक्तिवाद को ढूंढ रही है। वो कविता व्यक्ति के दुख को भी देख रही है। जैसे एक कविता है, दुख सबको मांझता है, अज्ञे की कविता है। तो दुख
की पीड़ा की जो व्यक्ति उसमें व्यक्ति को वो पीड़ा चारों तरफ से घेरे हुए है, चाहे दुख है, अंतर्द्वंद है, कलह है, या समाज में पूंजीवादी व्यवस्था है, व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित कर रही है। तो व्यक्ति को केंद्र बना करके जो कविता लिखी गई तो घोर व्यक्तिकता भी है उसमें। ये विशेषताएं हैं प्रगतिवाद की और प्रयोगवाद की। अब कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको भी समझ लीजिएगा। सन 1935 में E.M. फास्टर के सभापतित्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की गई पेरिस में। सन 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्न से प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुआ। प्रगतिशील कविताओं को नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी कविता कहा है। प्रगतिवाद, ये बिंदु जो है प्रगतिवाद और छायावाद की कविता का एक अंतर प्रकट कर रहा है कि प्रगतिवाद का जो काव्य है या साहित्य है वह बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय है, जबकि छायावाद क्या है, वो स्वांतः सुखाय है। छायावाद के साहित्य को अगर हम देखें तो वो स्वांतः सुखाय है, उसमें अपनी अनुभूतियों का ज्यादा वर्णन किया गया है, जबकि ये जो समाज के लोग हैं बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय उसके लिए लिखा गया है। छायावादोत्तर कवि चतुष्टयी, ये प्रश्न कभी कभी आता है, हालांकि हाई स्कूल और इंटर लेवल पर नहीं आता है, ऊंचे स्तरों पर पूछ लिया जाता है कि छायावादोत्तर कवि चतुष्टयी क्या है। तो उसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल और भगवती चरण वर्मा, ये चार कवि छायावादोत्तर चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। क्योंकि प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का जो युग है वो छायावादोत्तर युग है, छायावाद के बाद में आया है, इसलिए ये बिंदु हमने यहां पर नोट किया है। अब इस युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, चलिए इन पर भी विचार कर लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत, हालांकि सुमित्रानंदन पंत को आपने छायावाद के चार स्तंभ में पढ़ा होगा, लेकिन इनका युगांत और युगवीणा जब इन्होंने लिखा वहीं से इनकी रचनाओं में प्रगतिवाद जन्म ले लेता है। निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, दिनकर जी, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा से मंगल सिंह सुमन, भवानी प्रसाद मिश्र, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, ये इस युग के प्रमुख कवि हैं। अगले वीडियो में हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे को लेकर के ही बात करेंगे और तार सप्तक जो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया 1943 में, उस पर हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में तार सप्तक के साथ, तब तक नमस्कार।